तो लास्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ HTML पेज क्रिएशन. So we have created first page, and just I have given some examples related to tags and inline style sheet. So basically HTML पे जब काम करते हैं तो we must know the tags. So tags, कुछ और टैग्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं और जानते हैं कि और कौन कौन सा टैग होगा जो हमको वेब पेज डिजाइन करने में हेल्प करेगा. और उसके लिए फिर स्टाइल सेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्टाइल कैसे दे सकते हैं, और उसको कैसे सजा सकते हैं विथ डिफरेंट कलर्स एंड फॉन्ट. तो जैसे मैंने कल बताया था कि अगर पर्टिकुलर किसी लाइन को डिफरेंट स्टाइल सीट के डिफरेंट स्टाइल में हमको दिखाना है वेब पेज पे, तो देन वी हैव दिस पैराग्राफ टैग, दैट शॉर्ट टैग पी टैग. पी टैग से हम लोग पैराग्राफ टैग को यूज कर सकते हैं. एंड पैराग्राफ टैग का जो स्टाइल हमने रखा था, इस स्टाइल में आपका फाइल पर्टिकुलर लाइन दिख रहा था. तो व्यू इन ब्राउजर अगर हम करते हैं इसको, तो लास्ट डे हम लोग इसका आउटपुट देख चुके थे कि फर्स्ट लाइन का हम लोगों ने स्टाइल सेट चेंज कर दिया था. एंड सेकेंड लाइन जो हम बॉडी के स्टाइल सेट में रखे हुए थे, वही मेरा सेकेंड लाइन का स्टाइल सेट है. सो इफ आई वांट So if I want to know more tags, so let's explore the tags. And बहुत सारे टैग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो एक एक करके हम लोग कुछ टैग्स को देखते हैं. जैसे मैंने कुछ टैग्स यहाँ बताया है, पी टैग है, बी टैग है. अब सपोज करो कि हमको बी टैग के जैसे बोल्ड में हम लोगों ने किया था उस तरह से इटैलिक करना है. तो इटैलिक टैग के लिए आई रिप्रेजेंट होता है, आई से इटैलिक टैग होता है. तो अगर हमको ये पर्टिकुलर वर्ड जो है, जो सेकेंड लाइन का पेज है, इसको इटैलिक दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हैं? आई टैग को यूज करके इटैलिक हम लोग दिखा सकते हैं. सी दिस बिकम्स इटैलिक. एंड इफ वी हैव टू अंडरलाइन, सो अंडरलाइन के लिए हम लोग के लिए पास क्या टैग है? सपोज एक यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन क्लास ऐसे लिखे, और हम चाहते हैं कि ये पूरा लाइन अंडरलाइन पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे? यू टैग का यूज करेंगे. और यू टैग के अंदर जितने भी वर्ड्स को रखेंगे, वो सारा वर्ड क्या आएगा? अंडरलाइन के रूप में आएगा. सो इफ सी अंडरलाइन कर दिया. तो इफ आई वांट कि अंडरलाइन है, जैसे कि हेडिंग्स वगैरह पे अगर हम काम करेंगे, जो मैंने हेडिंग देने का कोशिश किया यहाँ पे, तो हेडिंग पे जब काम करेंगे तो इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग, दिखाने के लिए कि दिस रिप्रेजेंट हेडिंग और टाइटल, लाइक दैट. तो यू टैग से हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं. इसी तरह से एच टैग है. एच का एक सीरीज है. अगर हेडिंग देना है तो हम उसमें स्टाइल शीट लगाए बगैर भी हम हेडिंग दे सकते हैं. और बहुत सारा सीक्वेंस है हेडिंग टैग का. तो हेडिंग टैग का सीक्वेंस देखते हैं एक बार. H1 टैग से स्टार्ट होता है हेडिंग. इस तरह से हम लोग H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4, H5, H6 तक जाता है. तो अगर आप देखना चाहते हो तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर हेडिंग रिप्रेजेंट कराना होता है तो इस तरह से हम लोग हेडिंग एच टैग को यूज करते हैं, जिसका कि 6 डिफरेंट वर्जन्स है. अगर आप यहाँ पे अब रिफ्रेश करोगे, सी 6 डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस हेड टैग. तो अगर हेडिंग आपको बहुत बड़ा देना है तो H1 टैग को यूज करोगे. अगर उससे थोड़ा सा सब हेडिंग के रूप में आना है तो H2 टैग को यूज करोगे. देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से H3, H4, H5 एंड H6 टैग्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है. तो इस तरह से हेडिंग टैग, अगर आपको फास्ट में काम करना है तो हेडिंग टैग आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो हेडिंग टैग आप यूज कर सकते हो. अब इसके साथ साथ आप देखते होंगे बहुत सारे पेजेस पे मार्क्यू चलता है. मार्क्यू मतलब रनिंग टेक्स्ट चलता है. तो मार्क्यू यहाँ पे एक मार्क्यू बोलते हैं. एंड इसमें जो भी लिखेंगे ये मूविंग टेक्स्ट होगा.
जब आप इसको रिफ्रेश करोगे दिस इज मार्क्यू टैग से हम लोग मूविंग टेक्स्ट यहाँ पे ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा दिखाना है तो मार्क्यू टैग को आप यूज कर सकते हो। तो मार्क्यू टैग से हम लोग मूविंग टेक्स्ट जो देखते होगे बहुत सारे वेबसाइट पे आपका मूविंग टेक्स्ट चलता है, तो मार्क्यू टैग से हम लोग मूविंग टेक्स्ट बना सकते हैं। Now, if I want to create a second page, again we have to come to this Solution Explorer window and right click on the uh, project name and then add and then add new item. And here we have to select again the HTML page, and in this HTML page file name, uh, give that file name like page 2. So again, one new page is created within this project. This is home.html and this is the page2.html. Now you can provide title like page 2, and within div tag, we again within body tag we create one div, and div tag को align हम लोग कर देंगे center पे, and इसमें हम लोग जो भी काम करना है इस तरह से कर सकते हैं। नाउ आई हैव टू क्लिक अगेन इन द व्यू ब्राउजर, राइट क्लिक करेंगे पेज के नेम पे और ये आपको ब्राउजर पे एक दूसरा पेज खोलेगा, और ये देखो टाइटल पे जो भी मैंने लिखा था वो आ गया, एंड देन जो भी इसका कंटेंट बॉडी कंटेंट लिखा था वो यहाँ पे आ गया। नाउ हाउ डू आई कनेक्ट दिस पेज टू दिस पेज? नाउ connection means hyperlinking. So within the first page, जो हमारा फर्स्ट पेज था होम पेज, यहाँ पे हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, और हाइपरलिंक बनाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना होता है ए टैग, दैट इज कॉल्ड एंकर टैग। ए एच रेफ लिखकर डबल इक्वल्स टू लगाएंगे एंड डबल कोट्स डालते ही आपको क्या देगा कि कौन सा पेज आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो, नेविगेट करना चाहते हो, तो ये आप दे सकते हो। और यहाँ पे आपको यूजर को क्या दिखाना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं क्लिक टू ओपन पेज 2। सो जब हम फर्स्ट पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो सी क्लिक टू ओपन पेज 2, और ये हाइपर रेफरेंस वाला लिंक आ गया, दैट मीन्स कि ये हैंड सिग्नेचर के साथ लिंक आ गया। अब ये हैंड सिग्नेचर पे जैसे ही किसी लिंक पे ले जाते हैं तो ये हैंड सिग्नेचर लिंक आएगा, और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा पेज 2 ओपन करेगा। तो दिस इज द वे टू लिंक पेज 1 टू पेज 2। Now within page 2, I want some more decoration and more content in the page 2. Suppose I need one image. So how do I insert image? How do I insert image in the particular HTML page? So for that we need one image. किसी भी इमेज को हमको लेना पड़ेगा और उसको फिर अपने प्रोजेक्ट में रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट इन द सेंस कि ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हम लोग इस इमेज को रखेंगे। तो पहले हमको एक इमेज लेना पड़ेगा, तो कोई भी एक इमेज गूगल से सर्च करके ला सकते हो।
सपोज किसी एक इमेज को हमको लेना है, तो इस इमेज को हम सेव कर रहे हैं। हम रख रहे हैं image 1। Now within this folder, I have to create one image folder. So just I am going to add one new folder, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेजेस रखेंगे या बहुत सारा इमेजेस रखना होगा, तो सेपरेट सेपरेट हम लोग फोल्डर और ऐसे कलेक्शंस बनाते हैं। तो इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लेंगे और इमेजेस नाम के फोल्डर्स में हम इस इमेज को पेस्ट करेंगे। तो इमेज 1 यहाँ पे आ गया है और इमेज 1 को हमको इस सेकेंड पेज पे रखना है। सो द टैग इज imgsrc इक्वल्स टू, अब देखो इमेज फोल्डर पे हम लोग जाएंगे और इसके अंदर image 1 है और इसको क्लोज करेंगे। तो ये मेरा इमेज इंसर्ट करने का तरीका है, जहाँ पे इमेज src लिखेंगे और उसमें उस इमेज का लोकेशन देंगे। अब देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने फुल लोकेशन नहीं दिया है। फुल लोकेशन करने का मतलब मैंने नहीं लिखा है कि इमेज एक्चुअली है कहाँ पे। तो जब भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं ना, तो इमेज या किसी भी फाइल को रेफरेंस करते हैं फाइल को रेफरेंस करते हैं और फाइल को रेफरेंस यहाँ पे हम लोग फिजिकल पाथ नहीं देते हैं। हम लोग क्या देते हैं, वर्चुअल पाथ देते हैं, एब्सोल्यूट पाथ देते हैं। एब्सोल्यूट पाथ इसलिए देना होता है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जैसे मैंने पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट है और ये पूरे प्रोजेक्ट को हमको वेब होस्ट करना है। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट कहाँ किस ड्राइव पे अपलोड होगा, ये हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। तो कैसे हम बता सकते हैं कि ये सी ड्राइव से इमेज फोल्डर कॉल होगा या डी ड्राइव से कॉल होगा? सो वी हैव टू गिव एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ में ये जब वेब एड्रेस पे काम करते हैं, जब वेब पेज पे काम करते हैं हम लोग, तो इसके पहले का जो पाथ है ना, ये ऑटोमेटिकली ये उठा लेता है। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, गेट कर लेता है। तो हम लोग सिर्फ रेफरेंशियल पाथ देते हैं, रेफरेंस करते हैं और इसको बताते हैं कि जो मेरा वेब एड्रेस है, वेब एड्रेस के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है और स्लैश उसके अंदर ये फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब इसको हम अगर रन कराएंगे तो आप देखोगे पेज 2 पे आपका ये इमेज आ जाएगा। ठीक है। अब इमेज का देख रहे हो कि इमेज का जो एक्चुअल साइज है वो बहुत छोटा है। अगर हमको इसको बड़ा करना है या अपने अनुसार कहीं करना है, तो इमेज का हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। हाइट इक्वल्स टू, सपोज करो हमको 200 पिक्सल हाइट इसका देना है और इसका विड्थ, विड्थ आप कितना देना चाहते हो, जो भी, सपोज हम इसका विड्थ 500 पिक्सल देना चाहते हैं। इस तरह से हम हाइट विड्थ इसका दे सकते हैं। इमेज जैसा होगा, क्योंकि ये इमेज ब्लर कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सेट योर हाइट एंड विड्थ ऑफ योर इमेज कि कितने विड्थ पे और कितने हाइट पे इस इमेज को आपको शो करना है। अगर हम यहाँ पे BR लगा देंगे तो ये नीचे आएगा, जो अभी साइड में आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे नीचे आ रहा है। मतलब जैसे हम अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये इमेज दिखेगा। और अगर इन सेंस, यहाँ पे एक और इसका एट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड ALT। इसको बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर मेरा किसी कारण से ये इमेज लोड नहीं हो पाया, तो यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब इमेज के जगह पे कुछ दूसरा कुछ टेक्स्ट दिख जाए, जो कि रिप्रेजेंट करे कि यहाँ पे कुछ इमेज था और इमेज किसी कारण से लोड नहीं हो पाया, तो उस जगह पे मेरा क्या दिखेगा, ये टेक्स्ट दिखेगा। तो यहाँ पे इमेज टेक्स्ट लिखते हैं। तो इन केस अगर किसी कारण से ये इमेज नहीं दिख पाया, तो ये क्या दिखेगा, अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। तो अभी इमेज आ गया इसलिए अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं आएगा। लेकिन जब इमेज नहीं आएगा
तो यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। अल्टरनेट टेक्स्ट दिखने का तरीका देख सकते हो, हम इमेज का नाम गलत दे देते हैं। अब ये इमेज नहीं आएगा, इमेज नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। तो ये जब नहीं आएगा इमेज किसी कारण से, तब ये आपका टेक्स्ट वहां पे विजिबल होगा। और दूसरा इसका एक और खासियत है अल्टरनेट टेक्स्ट का, जब हम गूगल पे इस इमेज को फिल्टर करने के लिए फिल्टरिंग के लिए रखेंगे या सर्च इंजन में इसको प्रमोट करने के लिए रखेंगे, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट मेरा बहुत मैटर करता है। हमको बताना है कि वो इमेज किस किस पर्टिकुलर किसका है। तो हम इस अल्टरनेट टेक्स्ट से हम ये बता सकते हैं कि ये इमेज है किसका। तो जो भी इमेज का नाम होगा या इमेज का डिस्क्रिप्शन होगा, वो जनरली इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट में लिखते हैं, ताकि अगर गूगल जब इसको सर्च करे, गूगल जब इसको कैश करे, तो मेरा जब ये इमेज दिखेगा तो उसके साथ साथ ये अगर कोई ये टेक्स्ट लिखेगा तो उसके साथ मेरा ये इमेज दिख सकता है, लाइक दैट। तो अभी जब इमेज आएगा तो वो टेक्स्ट नहीं दिखेगा, वो बैकग्राउंड में होता है, एक्चुअली इमेज के पीछे होता है। तो आप अगर ऐसा कुछ रखना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो, तो आप इसको रख सकते हो। और ये गूगल कैशिंग में भी हेल्प करता है, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम लोग करते हैं ना, क्योंकि गूगल पे जो भी सर्च करते हो सब ऑप्टिमाइज किया रहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ऐप रहता है। जैसे मैंने सीन इमेज लिखा, तो डेफिनेटली इन लोगों ने सीन करके ये इमेज चढ़ाया होगा, कहीं पे भी लिखा हुआ होगा, तभी सीन इमेज के रूप में ये आया। अगर बैकग्राउंड मैं यहाँ पे सर्च करूँ, तो देखो बैकग्राउंड इमेज आ गया, दैट मीन्स कि इतने इमेज के पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तभी वो बैकग्राउंड के रूप में फिल्टर हो रहा है। तो लाइक दैट, अगर हम भी चाहते हैं कि मेरा इमेज वैसा कुछ फिल्टर हो गूगल पे, अगर मेरे वेबसाइट का इमेज भी गूगल पे दिखे, तो इस तरह से हम लोग सर्च इंजन को बताते हैं। तो ये इमेज लगाने का तरीका हो गया। अभी किसी ने क्वेश्चन करा कि अगर ये मार्किव टेक्स्ट है तो इसका डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं। तो लेफ्ट राइट डायरेक्शन आप दे सकते हो। डायरेक्शन इसका एक एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे आपको राइट से लाना है या लेफ्ट से लाना है, ये आप डायरेक्शन दे सकते हैं। नाउ दिस टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम राइट। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से आ रहा था, नाउ द डायरेक्शन इज फ्रॉम राइट। टॉप से भी कर सकते हो, बॉटम से भी कर सकते हो। कहीं कहीं देखे होगे कि ऊपर से भी नीचे जा रहा होता है टेक्स्ट, या नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो उसको भी कर सकते हो। टॉप से भी कर सकते हो, बॉटम से भी कर सकते हो। तो लेफ्ट राइट, टॉप एंड बॉटम, लाइक दिस। ये आपका इमेज लाने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा टैग्स है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं div के साथ, एंड विदाउट div भी यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग आप यूज कर रहे हो, तो ये सब आपको मिक्स करके आपको कुछ ना कुछ डिजाइन करना है। अब लेकिन एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो आप फर्स्ट पेज पे देख रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ और ये एक के बाद नीचे आ रहा है। मुझे चाहिए कि कुछ लेफ्ट में आ जाए, कुछ राइट में आ जाए, कुछ सेंटर में आ जाए, कुछ बॉटम पे चला जाए। तो इस तरह से हम कैसे लिखेंगे? तो ये हम कैसे लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर एक पोजीशंस पे मेरा कंटेंट जाए? तो पर्टिकुलर पोजीशन पे कंटेंट करने के लिए हम div का भी यूज कर सकते हैं और टेबल का भी यूज कर सकते हैं। तो हम टेबल के थ्रू आपको डिजाइन बताते हैं कि टेबल के थ्रू हम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेक्शंस कैसे बना सकते हैं, और फिर टेबल को कैसे रखेंगे और कहाँ पे क्या कंटेंट रखेंगे, ये सब हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट पेज, क्योंकि एक ही पेज में बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। आपको समझने के लिए हम एक नया नया पेज क्रिएट करते जा रहे हैं। अब ये थर्ड पेज बना रहे हैं जो कि टेबल के लिए हम बना रहे हैं। इसमें हम लोग टेबल देखते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। इसको सेंटर में इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि आपका बहुत सारा जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है आज के समय में, वर्ड वाइड वैरायटी ऑफ स्क्रीन रिजोल्यूशंस होते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो मेरा वेब पेज है वो सेंटर अलाइन हो, सेंटर से दिखे,
लेफ्ट राइट ना रख के सेंटर से रखते हैं, ताकि अगर किसी का स्क्रीन छोटा है तो आपका अगर लेफ्ट से कुछ कटता भी है तो मेरा जो कंटेंट है वो ना कटे, ब्लैंक स्पेस कट जाए। तो इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो अब हम लोग टेबल टैग को यूज करते हैं। टेबल बेसिकली एक ग्रिड फॉर्मेट होता है। ग्रिड फॉर्मेट करने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम लोग को पूरा पेज को रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर देना है, इसको ग्रिड बोलते हैं। पूरा को ग्रिड के थ्रू करेंगे, डिव के थ्रू भी बताएंगे। डिव के थ्रू हम थोड़ा आगे बताएंगे, पहले हम टेबल के थ्रू आपको पूरा पेज का एक कंस्ट्रक्ट बताते हैं। तो एक टेबल बनाए। अब टेबल जो कंस्ट्रक्ट होता है बेसिकली रोज एंड कॉलम्स के रूप में होगा। तो रो बनाने के लिए मेरे पास टीआर टैग है। टीआर टैग से हम एक रो बनाते हैं। और कॉलम्स बनाने के लिए मेरे पास टीडी टैग है। टीडी से एक कॉलम बनता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट डाटा, टेक्स्ट रो एंड टेक्स्ट डाटा, टेबल रो एंड टेबल डाटा। तो टेबल रो, एक रो बना, एक रो के अंदर एक टीडी रिप्रेजेंट करेगा एक कॉलम। अगर दूसरा हमको कॉलम बनाना है तो दूसरा टीडी हमको लगाना पड़ेगा। दूसरा अगर रो बनाना है तो फिर नीचे आके एक दूसरा रो ओपन करना है एंड फिर उसके अंदर फिर टीडी करना है। तो इस तरह से हम एक टेबल फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में एक रो क्रिएट किए और ये देखो हम लिखते हैं फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है एंड फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है। फिर आपका सेम तरीके से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है एंड सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है। ठीक है। तो अब इसका अगर आउटपुट देखोगे, टेबल वाले HTML का आउटपुट देखते हैं हम लोग। लाइक दैट। अभी ऐसा दिख रहा है, बोलो कि सर यहाँ टेबल कहाँ दिख रहा है। तो टेबल यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है कि टेबल देखने के लिए हमको बॉर्डर लगाना पड़ेगा, सेल का बॉर्डर, हर सेल का बॉर्डर हमको करना पड़ेगा। तो टेबल का बॉर्डर हम यहाँ पे ओपन करते हैं ना। टेबल का एक एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर, और बॉर्डर पे बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अब हम इसको 1 करते हैं। बॉर्डर 1 करने का मतलब है कि अब बॉर्डर दिखेगा, ट्रू एंड फॉल्स की तरह देख सकते हो इसको। अब बॉर्डर दिखेगा, तो बॉर्डर दिखेगा तो आपको लगेगा सी, दिस इज द टेबल कंस्ट्रक्ट। तो बॉर्डर के रूप में आपको दिख रहा होगा और बॉर्डर सेपरेटर आपको दिख रहा होगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टेबल मेरा बन रहा है। टेबल सो इस तरह से हम पूरे पेज को हम रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड फिर उसके कंटेंट को वहां पे सजा सकते हैं। तो ये टेबल डिजाइन आपको जस्ट जैसे आप एक्सेल सीट देखते हो ना, एक्सेल सीट में एक पूरा टेबलेट सीट आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। तो वहां पे भी आप देखते हो कि सेल मर्ज होता है, सेल स्प्लिट होता है, एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रोज हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी बहुत इसका इफेक्टिव यूज है। और हम चाहे तो एक कॉलम को मल्टीपल रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, या एक रो को मल्टीपल कॉलम एंड रोज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दैट। तो थोड़ा उसका एक आइडिया देखते हैं कि सपोज मेरा ये टेबल जो है फर्स्ट रो में 3 TD है। 3 TD मतलब 3 कॉलम है। और सेकेंड रो में जो मेरा है, इसमें हम चाहते हैं कि 2 ही TD रहे। तो डेफिनेटली कैसे रहेगा, अगर अब अभी हम ऐसे रखते हैं, सपोज इसमें हम कुछ ऐसा लिखते हैं, तो मेरा देखो कैसा टेबल दिखेगा। ये क्या दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। बट हम नहीं चाहते कि ये ब्लैंक दिखे। ऊपर हम लोगों ने 3 TD डाला और नीचे वाले रो में 2 TD डाला। अब इस 2 TD को ही 3 TD के एरिया में हमको 2 TD बनाना है। तो क्या करना होगा, किसी ना किसी एक सेल को मर्ज करना पड़ेगा। आइदर तुम इसको मर्ज कर लो या इसको मर्ज कर लो। तो इसको कर सकते हैं। तो मर्ज कैसे होता है, तो यहाँ पे बोलते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, मतलब 2 कॉलम के जगह पे ये एक कॉलम रहेगा और लास्ट में एक कॉलम रहेगा। तो जब हम इसको करेंगे सी लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम के साथ 2 कॉलम को मर्ज किए,
तो पहला दूसरा कॉलम यहाँ पे एक कॉलम बन गया, और ये कॉलम सेपरेट यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, फिर सपोज करो कि हमको तीसरा एक रो चाहिए, और तीसरा रो में हमको एक ही टीडी चाहिए, मतलब हमको एक ही कॉलम चाहिए और पूरा यहाँ से यहाँ एक ही कॉलम चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ क्या लिखना चाहिए, कॉल स्पैन 3 लिखेंगे, एंड 3 लिखेंगे तो ये तीनों सेल को 3 कॉलम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये पूरा तीनों कॉलम की जगह पे एक कॉलम बना दिया, तो ये सेल मर्ज हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 सेल को मर्ज किया, एक सेल बनाया, और यहाँ पे तीनों सेल को मर्ज करके एक सेल बनाया। तो इस तरह से हम लोग टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। विद दिस टेबल स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, पूरे पेज को टेबल फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं। देखो, अब पूरे पेज को टेबलर फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं, और पूरे पेज को हम एक अट्रैक्टिव वेब पेज के रूप में क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप टेबल टैग से फैमिलियर हो जाओगे तब तुमको ये बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब टेबल, एक और यहाँ पे पॉइंट है, टेबल का हम हाइट विड्थ ये सब भी सेट कर सकते हैं। तो हमको कितने विड्थ का टेबल चाहिए ये भी हम बता सकते हैं, कि हमको कितने पिक्सल का टेबल चाहिए। सपोज 1000 पिक्सल का हमको टेबल चाहिए। किसी कॉलम, किसी टीडी का या किसी रो का हमको हाइट या विड्थ फिक्स करना है, वो भी कर सकते हैं, कि टीडी का विड्थ कितना होना चाहिए, या टीआर का विड्थ कितना होना चाहिए, या पर्टिकुलर हाइट कितना होना चाहिए। हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए ये हम सब इसके एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम टेबल का 1000 पिक्सल पे हम अपने टेबल को लेके चले गए। अब ये आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा, अब स्पेसियस टेबल दिख रहा होगा। तो बेसिकली आपको एक एट्रीब्यूट आपको बहुत हेल्प करता है यहाँ पे। जैसे मैंने विड्थ 1000 पिक्सल पे कर दिया, तो अब ये 1000 पिक्सल का टेबल बन गया। अब हर हर कॉलम का आप विड्थ फिक्स कर सकते हो, या फिर अभी तो ऑटोमेटिकली ये सेट कर लिया 33%, 33%, 33%। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 66%, और ये 33%, दैट बिकम्स द 100%, और ये पूरा 100%। तो ये अभी तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स कर लिया है। अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे किसी का भी वेट यहाँ पे डाल सकते हो। वेट यहाँ पे लिखोगे, एंड परसेंट में भी डाल सकते हो, पिक्सल में भी डाल सकते हो। तो परसेंट में डालने से होगा कि वो स्क्रीन के रेजोल्यूशन पे सेट हो जाएगा कितने परसेंट का है, और अगर पिक्सल में लिख देते हो तो किसी भी स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाएगा, उतने पिक्सल पे ही वो काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20%, लाइक दैट, ताकि स्क्रीन का 20% ले। आप किसी भी डिवाइस पे देखो, मोबाइल पे देखोगे तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, तो मोबाइल स्क्रीन का 20% लेगा। और अगर हम 200 पिक्सल लिख दें तो किसी भी स्क्रीन का हो, वो 200 पिक्सल कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे पिक्सल पे कहाँ काम करना है और परसेंट पे कहाँ काम करना है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये 20% का हो गया। अब ये 20% का हुआ, मतलब ये दोनों 40-40% पे चला गया। तो 40% इसको मिल गया, 40% इसको मिल गया, और इसका फिक्स हो गया। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, चूंकि यहाँ पे 2 सेल मर्ज था, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन 60% है और ये 40% है। और नीचे तीनों तीनों का कॉम्बिनेशन है, 3 सेल मर्ज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100% है। ठीक है, लाइक दैट। तो मैक्सिमम जब टेबल वगैरह पे काम करते हैं तो परसेंट पे ही हमको काम करना होता है। अदरवाइज फिक्स एकदम कर देंगे तो फिर टेबल, बहुत सारे स्क्रीन पे टेबल क्या होगा ना, ब्रेक होना स्टार्ट होगा। स्क्रीन कहने का मतलब है कि आपका अभी जो स्क्रीन है हम लोग का, बहुत वैरायटी ऑफ स्क्रीन है, और रेजोल्यूशन सबका अलग अलग है। किसी का HD है, किसी का XHD है, किसी का डबल XHD है। तो अभी रेजोल्यूशन, बहुत सारा रेजोल्यूशन स्क्रीन का आ रहा है। और कितना लोग तो वेबसाइट ब्राउजिंग अभी स्मार्ट टीवी पे करने लगे हैं। तो स्मार्ट टीवी सोचो, किसी का 50 इंच का टीवी है, किसी का 80 इंच का टीवी है, किसी का अभी तो 100 इंच का टीवी भी लोग खरीदने लगे हैं। तो 100 इंच के टीवी पे आपका ये वेबसाइट कैसा दिखेगा, थिंक अबाउट दैट। सिर्फ लैपटॉप नहीं है, और टैब और मोबाइल सिर्फ नहीं है जहाँ पे वेबसाइट व्यू हो सकता है। अभी स्मार्ट टीवी पे भी बहुत लोग स्मार्ट टीवी खरीदने लगे हैं,
और स्मार्ट टीवी पे भी आपका ये वेबसाइट वो ओपन करके देख सकते हैं। जैसे बहुत लोग शॉपिंग स्मार्ट टीवी पे करते हैं कि बड़े स्क्रीन पे देखेंगे प्रोडक्ट को, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उस तरह से वो शॉपिंग करते हैं। बड़े बड़े टच स्क्रीन वाले टीवी भी आने लगे हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। तो उसको हमको जब वेब पेज बनाते हैं ना, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके ध्यान रखने के लिए अभी तो चूंकि हम लोग बेसिक इंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, तो बेसिक में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे कुछ रेडीमेड है जिसको हम यूज करेंगे तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, रिजोल्यूशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो उसको रिस्पॉन्सिव वेब